हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग और उसकी उपलब्धियां। तो आज हम जानेंगे पुष्यमित्र शुंग कौन था और उसने क्या क्या कार्य किए थे, क्या क्या उसकी उपलब्धियाँ थी। ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सबके सेमेस्टर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सबके पेपर में देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके जाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको लिखना है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो चलिए मैं आप सबको पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग को जानने से पहले आप सबको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना पड़ेगा। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आप सबको पता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आया, बिंदुसार का बेटा अशोक था। आप सबको पता है अशोक महान जो है, अशोक सम्राट जो है, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, वो एक बहुत बड़ा सम्राट था, बहुत बड़ा राजा था, जिसने पूरे मगध मगध साम्राज्य को, मौर्य वंश को पूरे भारतवर्ष तक फैलाया था। ठीक है। उसके बाद उसने लास्ट जो युद्ध किया था कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म जो भी अपनाता है तो वो एक शांति के मार्ग में चलना स्टार्ट कर देता है। बौद्ध धर्म का मोटिव यही होता है कि शांति लाना। तो अशोक ने शांति का मार्ग अपना लिया। उसके बाद उसके जितने भी वंशज हुए, जितने भी उसके बाद राजा हुए, धीरे धीरे सब कमज़ोर होते गए, क्योंकि वो सब शांति के रास्ते में चलने लगे। तो इस प्रकार जितने भी मौर्य साम्राज्य के शत्रु लोग थे, वो लोग मौर्य साम्राज्य पे हावी होने लगे और मौर्य साम्राज्य पे क्या बोलते हैं, आक्रमण का डर, भय होने लगा। तो इस वजह से वहाँ की जनता भी दुखी हो गई थी कि हमारे राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं दूसरे देशों के राजाओं से, क्योंकि दूसरे देश के राजा उस पर आक्रमण करने लगे थे और बहुत सारे जगहों पे उन्होंने आक्रमण करके उसे हथिया लिया था। ठीक है। तो उसी वक्त जो आखिरी शासक होता है मौर्य वंश का, उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक होता है। उसका सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता है। वो भी इस बात से नाराज़ होता है कि उसका राजा शांति के रास्ते में चल रहा है और वो युद्ध नहीं कर रहा है, अपनी जनता का रक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए वो उससे दुखी होता है और किसी दिन उन दोनों के बीच में बहस होती है। तो वो सारे सेनाओं के सामने बृहद्रथ का हत्या कर देता है। ठीक है। तो हत्या कर देता है तो उसकी सेना भी उसी के साथ में रहती है, अपने राजा के साथ में नहीं, पुष्यमित्र शुंग के साथ देती है। और उसकी जनता भी पुष्यमित्र शुंग को अपना लेती है अपने राजा के रूप में। तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके राजगद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग कोई राजवंश का से नहीं था, इसलिए उसके बारे में हमें नहीं पता चलता है कि वो कब जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें यहीं से पता चलता है कि वो एक राजा बना बृहद्रथ को मार के। ठीक। अब हम यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि पुष्यमित्र शुंग कौन था और आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम आंसर लिखते हैं। तो आंसर सबसे पहले आप सबको हेडिंग डालना है। यहाँ पे परिचय लिख सकते हैं या फिर पुष्यमित्र शुंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो मन हो वो आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। इसने 185 ईसा पूर्व में अपने शासक बृहद्रथ की अपने सेना के सामने हत्या कर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। लेकिन सिंहासन प्राप्त करने के बाद भी पुष्यमित्र को किसी भी प्रकार का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मौर्य सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके बाद सभी राजाओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया और लड़ाई को छोड़कर शांति का मार्ग चुन लिया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य के ऊपर दुश्मनों की नज़र पड़ने लगी और मौर्य साम्राज्य खतरे में आ गया। इसलिए वहाँ की जनता एक शक्तिशाली राजा चाहती थी जो उन्हें पुष्यमित्र शुंग के रूप में मिला। तो आपको मैंने बताया कि जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके उसकी राजगद्दी में बैठ गया और उसके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हुआ, सब उसके सपोर्ट में रहे, क्योंकि सब कोई चाहते थे कि एक शक्तिशाली राजा हमें मिले और हमें हमारी दुश्मनों से रक्षा करे। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पुष्यमित्र शुंग का चरित्र के बारे में। उसका चित्रण करेंगे कि कैसा वो था, किस प्रकार का उसका स्वभाव कैसा था। ठीक है। तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग जो है एक वीर सैनिक तथा कुशल शासक था।
एक बहुत ही वीर सैनिक था और एक कुशल शासक था। वह अपनी योग्यता के बल से ही मौर्य साम्राज्य के सेना का सेनापति बना था। वह इतना योग्य था, इतना ज़्यादा वीर था, जिसके वजह से वो मौर्य साम्राज्य का सेनापति बना था। ठीक है। और धीरे धीरे साम्राज्य की सारी शक्ति उसने अपने हाथ में ले ली। अपने सैनिकों के सामने ही सम्राट का वध करके उसने अपनी लोकप्रियता का पूर्ण परिचय दिया। देखिए, उसने राजा का वध कर दिया, फिर भी उसका कोई भी विरोध नहीं किया। इससे यह पता चलता है कि वह एक लोकप्रिय नेता था या फिर एक लोकप्रिय सैनिक था, और फिर वह एक राजा बना। ठीक है। उसके बाद इससे यह स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल सेनाध्यक्ष और अपने सैनिकों का अत्यंत प्रेम पात्र था। वह पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने मगध साम्राज्य को संगठित करना आरंभ कर दिया। तो देखिए, मगध का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में वो बैठा, सिंहासन में बैठा। उसके बाद सबसे पहले उसने जो मगध साम्राज्य था उसको संगठित करना आरंभ कर दिया। जो थोड़ा सा बिखरा बिखरा था हमारे काल में, उसको फिर वो संगठित करना आरंभ कर दिया। फिर उसने साम्राज्य के अलग होने की चेष्टा करने वाले प्रांतों को अपने अधीन किया और साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ बनाया। तो देखिए, जो भी प्रांत ये सोच रहे थे कि हम मौर्य साम्राज्य से अलग हो जाएंगे, उन सब को अपने बल से उसने फिर से एक किया, जोड़ दिया, और फिर अब मगध साम्राज्य को विस्तार किया। उसके बाद उसने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाया और आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। तो भाई उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया धीरे धीरे, और जितने भी आक्रमण हो रहे थे उसको रोका और सफलतापूर्वक उसका सामना किया। ठीक है। जो कि मौर्य साम्राज्य के जो भी राजा थे अशोक के बाद, उस किसी ने भी वो आक्रमण को नहीं रोक रहे थे, क्योंकि वो शांति के मार्ग में चल रहे थे। ठीक है। उसके बाद मगध साम्राज्य को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने और सैनिक योग्यता का पूर्ण परिचय दिया। तो भाई उसने बहुत ही अच्छे से मगध साम्राज्य को सुरक्षित रखा और पूरी सेना को सुव्यवस्थित रखा, अच्छे से अच्छे ढंग से रखने का परिचय दिया। उसके बाद ब्राह्मण होने के कारण, वह एक ब्राह्मण, बहुत कोई विद्वान बोलते हैं कि वह एक ब्राह्मण था। ठीक है। तो ब्राह्मण होने के कारण उसने वैदिक परंपरा, तो जो मौर्य साम्राज्य में जो बौद्ध धर्म अपना लिए थे, वैदिक परंपरा खोते जा रही थी, उसको फिर से इसने वैदिक परंपरा या फिर धर्म तथा संस्कृति की पुनर्स्थापना की, और उसको हटा के इसने फिर से वैदिक धर्म का स्थापना किया और मतलब फिर से इसको लाया। उसके बाद लुप्त हो चुके यशुमेघ को उसने फिर से आरंभ किया। तो यशुमेघ के बारे में आप जानते हैं, यशुमेघ क्या होता है? यशुमेघ कराया जाता है जिसमें एक नियम होता है, एक तरह से यशुमेघ। आप सबने रामायण अगर आपने सुना है, देखा है, तो आप सबको पता होगा यशुमेघ यज्ञ क्या होता है। उसके बाद ब्राह्मण धर्म का राजधर्म बनाकर उसने फिर से उसकी मर्यादा को स्थापित किया। ब्राह्मण धर्म जो है उसको राजधर्म बना दिया और फिर से उसने उसकी मर्यादा का स्थापित किया। ठीक है। जो कि मौर्य काल के समय में धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। ठीक। उसके बाद संस्कृत को फिर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया और महर्षि पंतजलि के महाभाष्य तथा मनुस्मृति इसी काल में लिखे गए थे। तो देखो, जो संस्कृत भाषा है उसको फिर से एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ, और जो महर्षि पंतजलि के महाभाष्य, जो महाभाष्य एक किताब है, और मनुस्मृति आपने सुना होगा, वो इसी के काल में लिखा गया था। उसके बाद इस प्रकार पुष्यमित्र ने वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार किया। पुष्यमित्र संकीर्ण विचारों का व्यक्ति था और बौद्ध के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो देखिए, बौद्ध धर्म उसने लगभग अपना ब्राह्मण धर्म या फिर सनातन धर्म उसने फिर से स्थापित किया था, और बौद्ध धर्म को धीरे धीरे वो ख़त्म करते जा रहा था। तो इस वजह से उसको यह भी बोला जाता है कि वो पूरा क्या बोलते हैं, ब्राह्मण एक तरह से सनातनी था, पूरा कट्टर सनातनी था और बौद्ध धर्म के खिलाफ था। ठीक है। तो ये हो गया उसका चरित्र। अब हम देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग की जो उपलब्धियां थी उसके बारे में। ठीक है। तो पहला नंबर में क्या आता है कि मगध साम्राज्य का संगठन। तो पुष्यमित्र के सामने पहला कार्य अराजकता को समाप्त करना और राज्य को पुनर्गठित करना था। सीमांत प्रदेश अलग हो गए थे और आंतरिक विरोध के कारण साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था। मतलब कि जो उसके सीमांत जो प्रदेश थे वो अलग अलग हो गए थे, और उसके जो अंदर में, मगध के अंदर में जो आंतरिक विरोध हो गया था, जिसके वजह से उसका साम्राज्य थोड़ा कमज़ोर हो गया था। तो पहले उसने फतेहपुर से मित्रों ने पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद
फतेह जो पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों को संगठित किया। मगध के जितने भी निकटवर्ती क्षेत्र मतलब उसके सामने जितने भी क्षेत्र थे उसको मिला लिया, संगठित किया। क्षेत्र में प्राची, कौशल, वत्स, आकर और अवंती था। देखो ये सब एक क्षेत्र का नाम है, सबको मिला के उसने अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है, घर में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आसपास में, ठीक है, समझ लेना थोड़ा। उसके बाद आगे देखते हैं। पश्चिम क्षेत्रों पर अधिकार रखने के लिए उसने विदिशा को दूसरी राजधानी बनाई। देखो पश्चिम की ओर उसने अधिकार रखने के लिए विदिशा एक जगह है जिसको उसने एक अपनी राजधानी बनाई। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो विदिशा एक जगह है, उसको अपनी दूसरी राजधानी बनाई। पहला राजधानी उसका पाटलिपुत्र, दूसरा विदिशा को एक राजधानी बनाया। और अपने पुत्र अग्निमित्र, उसका पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र एक, तो अग्निमित्र को वहाँ का प्रतिनिधि बनाया, मतलब विदिशा में उसको बैठाया, विदिशा का या फिर राजा बनाया, ठीक, प्रतिनिधि के रूप में वहाँ नियुक्त किया। इन नियुक्तियों का उद्देश्य यह था कि जितना हो सके दक्षिण भारत में सत्ता का विस्तार किया जाए। तो नियुक्ति करके उसका उद्देश्य यह था कि वहाँ का जितना भी क्षेत्र है दक्षिण भारत में उसका विस्तार किया जाए। और विदर्भ प्रांत, विदर्भ एक देश है, विदर्भ प्रांत देश को या फिर राज्य को एक वहाँ पे प्रांत के नाम से पहले जाना जाता था, इसलिए विदर्भ प्रांत मगध राज्य से पृथक हो गया था। विदर्भ जो है वो मगध राज्य से पृथक मतलब अलग हो गया था, इसलिए अग्निमित्र का विशेष दायित्व था। अग्निमित्र उसका पुत्र जो है उसका दायित्व था कि वह विदर्भ को शुंग राज्य में सम्मिलित करे। तो विदर्भ जो अलग हो गया था उसको मिलाना था अपने राज्य में, तो उसका एक विशेष उद्देश्य था या विशेष कार्य था, ठीक है। अब आता है विदर्भ से युद्ध। तो विदर्भ को शुंग राज्य में या फिर मगध राज्य में मिलाने के लिए उससे युद्ध करना पड़ेगा, तो उसने फिर युद्ध किया, तो विदर्भ से युद्ध हुआ। तो मगध पर शुंगों की सत्ता स्थापना के साथ ही विदर्भ प्रांत मगध से स्वतंत्र हो गया था। मगध पर जब शुंग की सत्ता स्थापित हुआ था उस टाइम विदर्भ जो है मगध से अलग हो गया था। इसका जो है मालविकाग्निमित्र से हमें यह पता चलता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो आप लिख दीजिएगा। एक पुस्तक से हमें यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा जैसे कि मैंने आपको बताया जो राजधानी है, विदिशा में अपने पुत्र अग्निमित्र को गवर्नर नियुक्त किया या फिर वहाँ का राजा नियुक्त किया। अग्निमित्र को विदर्भ का बरार या फिर शासक, ठीक है, शासक, जो वहाँ का शासक कौन था, विदर्भ का शासक था यज्ञसेन जो वहाँ का शासक था, जो कि हाल ही में स्वतंत्र हुआ था, के साथ युद्ध करना पड़ा। कहा जाता है कि यज्ञसेन मौर्य वंश के जो थे, मौर्य के मंत्री जो थे उसका रिश्तेदार था, इसलिए पुष्यमित्र का प्राकृतिक शत्रु था। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के राजा को मार दिया था, तो उसके जो मौर्य वंश के मंत्री जो थे उसके रिश्तेदार विदर्भ था, विदर्भ जो मतलब विदर्भ का राजा, तो वो एक रिश्तेदार था। इस वजह से पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा में दुश्मनी थी, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने जब मगध साम्राज्य को पुनः सुसंगठित और विस्तृत करने का निश्चय किया तो उसने यज्ञसेन को आत्मसमर्पण करने को कहा। तो जो यज्ञसेन विदर्भ का राजा जो है उसको आत्मसमर्पित करने को कहा, पर यज्ञसेन ने साफ मना कर दिया। यज्ञसेन ने कहा कि भाई हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, ठीक है। तो तब यज्ञसेन के चचेरे भाई, जो यज्ञसेन का एक चचेरा भाई था माधव सेन, को पुष्यमित्र ने अपनी ओर मिला लिया। तो देखो यज्ञसेन को कहा कि आत्मसमर्पित कर लो, यज्ञसेन नहीं माना, तो यज्ञसेन का जो चचेरा भाई था माधव सेन उसको पुष्यमित्र ने अपनी ओर मिला लिया। उसके बाद यह माधव सेन जब माधव सेन जो उसका चचेरा भाई था वो विदिशा की ओर जा रहा था, तब यज्ञसेन के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखो भाई जो माधव सेन है वो पलटी खा गया, मतलब पुष्यमित्र शुंग के तरफ चल गया था, इसलिए यज्ञसेन ने माधव सेन को गिरफ्तार कर लिया, ठीक। उसके बाद यज्ञमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा यज्ञमित्र ने यज्ञसेन को उसे रिहा करने के लिए कहा। तो जब पुष्यमित्र शुंग को पता चला तो यज्ञमित्र ने उसे कहा कि भाई तुमने उसे पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, तो उसे छोड़ दो। लेकिन यज्ञसेन ने इस शर्त पर माधव सेन को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। पहले अग्निमित्र की कैद में जो मौर्य मंत्री हैं उसको छोड़ दिया जाए। देखो उसने कहा कि भाई ठीक है हम माधव सेन को छोड़ देंगे, लेकिन
जो अग्निमित्र है उसके कैद में मौर्य काल के मंत्री जो हैं, मौर्य शासन के मंत्री जो लोग कैद हैं उनको छोड़ो, उसके बदले में हम माधव सेन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे। तो इस पर अग्निमित्र अप्रसन्न हो गया। ठीक है, वह इसको स्वीकार नहीं किया, एक तरह से वो अप्रसन्न हो गया और उसने वीरसेन को विदर्भ पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। वीरसेन को आज्ञा दे दी कि भाई तुम जाओ वहाँ पे चढ़ाई करो और लड़ाई करो। तो वीरसेन ने यज्ञसेन को हराकर माधव सेन को कारागार से मुक्त किया। तो दोस्तों आप सबको नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप सबको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मेन कैरेक्टर हो गया, उसका बेटा अग्निमित्र, पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र वो हो गया। उसके बाद दूसरा जो था विदर्भ का राजा यज्ञसेन। ठीक है, विदर्भ का राजा यज्ञसेन और यज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन। ठीक है, ऐसे ये हो गया। तो माधव सेन इसके पार्टी में चल गया था, तो यज्ञसेन मौर्य की तरफ था, मौर्य का रिश्तेदार एक तरह से मान लो। ठीक, तो ऐसा हो गया। और जो वीरसेन है वो पुष्यमित्र शुंग की तरफ से था। ठीक, तो वीरसेन ने यज्ञसेन को हराकर माधव सेन को कारागार से मुक्त करा लिया। तो जो गिरफ्तार किया था यज्ञसेन ने यज्ञसेन ने गिरफ्तार कर लिया था ना माधव सेन को, तो उसने वीरसेन ने उसको हराकर माधव सेन को आज़ाद करा दिया। उसके बाद अंत में विदर्भ का राज्य 2 भागों में बांट दिया गया, जिन पर पुष्यमित्र की अधीनता में यज्ञसेन और माधव सेन। यज्ञसेन उसको भी हराया तो था, लेकिन उसको भी राज करने का ऑप्शन दिया, 2 भाग में बांट के उसको भी दे दिया। और उसके चचेरे भाई माधव सेन उसको भी शासन करने का दे दिया, मतलब कि भाई दोनों जन शासन करो। उसके बाद जो वर्धा नदी थी दोनों की सीमा रेखा थी, जो ये दोनों जो राज्य कर रहे थे उन दोनों की सीमा रेखा वर्धा नदी एक नाम है, नदी का नाम, वह दोनों देशों का सीमा रेखा थी। उसके बाद अब हम देखेंगे तीसरा, यूनानियों से आक्रमण। तो भाई यूनानियों का जो आक्रमण था, पुष्यमित्र शुंग की मुख्य सफलता यूनानियों आक्रमणों को विफल करने में थी। देखो सबसे बड़ा जो इसका एक तरह से माना जाए तो वो था यूनानियों का आक्रमणों को रोकना। ठीक है, तो पुष्यमित्र की मुख्य सफलता यूनानी आक्रमणों को विफल करने में थी। यूनानियों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को जीतकर वीररथ मौर्य के समय में अयोध्या तक आक्रमण किया। मतलब कि जब वीररथ एक राजा था, उस टाइम यूनानियों ने आक्रमण किया और धीरे धीरे बढ़ते गए और अयोध्या तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो जब सेनापति पुष्यमित्र ने उन्हें परास्त करके वापस जाने के लिए बाध्य किया, तो भाई जब पुष्यमित्र शुंग बना राजा तो उस टाइम उसने युद्ध किया और फिर उसको वापस पीछे धकेल दिया। ठीक है, संभवतः पुष्यमित्र की यूनानियों के विरुद्ध इस विजय ने ही उसके सम्मान में वृद्धि करके उसे सम्राट बनने में सहायता दी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था उसका राजा बनने के पीछे का। ठीक है, कि उसने ही यूनानियों को मार के भगाया था, पीछे किया था। ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र के सम्राट बनने के बाद यूनानियों ने अपने शासक डेमेट्रियस, देखिए एक ये नाम याद रखिएगा, डेमेट्रियस के नेतृत्व में, जो यूनानियों का जो एक शासक जो था डेमेट्रियस के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण यूनानियों द्वारा पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेना था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है अश्वमेध यज्ञ करा रहा था, तो उस घोड़े को यूनानियों ने पकड़ लिया, तो उसके वजह से वहाँ पे एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र, देखो पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र, उसका बेटा वसुमित्र ने यूनानियों को परास्त कर दिया। ठीक है, उसको परास्त कर दिया, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग के समय में यूनानी सिंधु से आगे नहीं बढ़ सके, सिंधु नदी के उधर ही रहे थे, इधर आ नहीं सके थे। ठीक है, उसके बाद यूनानियों को 2 बार परास्त करने के कारण पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। तो 2 बार उसको परास्त किया था, इसलिए उसने 2 बार अश्वमेध किया था। ठीक है, आगे पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। उसके अश्वमेध यज्ञ का यह सिद्ध करता है कि उसने ब्राह्मण धर्म के रीति रिवाजों को पुनः स्थापित किया था। तो देखो उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए उसको यह बोला जाता है कि वह एक
ब्राह्मण धर्म का था और पुनः उसने ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित किया था। उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ जैसे आर्य मंजूश्री मूलकप और दिव्यावदान उसे बहुत धर्म पर अत्याचार करने वाला बताते हैं। देखिए ये दोनों बुक हैं, दोनों बुक के नाम हैं। इन दोनों बुक के आधार पर ये बोला जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वह धर्म पर अत्याचार करता था। ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है कि उसने साकल में बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। साकल एक जगह है, साकल में बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया और एक भिक्षु के सिर की कीमत 100 सोने के सिक्कों के बराबर रखी थी। तो इन किताबों के अनुसार ये बोला जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा बौद्ध विहार जो थे, बौद्ध के विहार बोले तो एक तरह से उनके बस्ती को उजाड़ दिया और फिर एक भिक्षु के सिर के कीमत उसने 100 सोने के सिक्कों के बराबर रखी थी। ठीक है, ये सब बोला जाता है, ये प्रूफ नहीं हुआ था लेकिन ये बोला जाता है। ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग पर लगाए गए इस दोषों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। देखिए कोई भी प्रमाण इसको नहीं मिला, इसलिए निसंदेह पुष्यमित्र और शुंग शासक ब्राह्मण धर्म के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उनकी धार्मिक नीति असहिष्णुता की नहीं थी। असहिष्णुता का मतलब वो किसी और धर्म पे अत्याचार नहीं करते थे। ठीक है, ये बोला तो जाता है कि उसने बौद्ध विहार को बहुत सारे बौद्ध विहार को नष्ट किया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला और एक बौद्ध भिक्षुओं के बदले उसने 100 सोने के सिक्कों के बात रखी थी कि ठीक है, ये हो गया। अगला हम देखेंगे खारवेल से युद्ध। आप सबको समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं तो आप 2 बार से वीडियो देख सकते हैं। आराम से देखिए, पढ़ के देखिए, एक बार वीडियो देखिए उसके बाद एक बार पढ़िए आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे देखते हैं खारवेल से युद्ध। अब क्या हुआ, युद्ध उसने यूनानियों से कर लिया, अब खारवेल से होगा। ठीक है, तो खारवेल से युद्ध क्या है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि पुष्यमित्र को कलिंग का राजा खारवेल, ठीक है, से युद्ध करना पड़ा था। इसका आधार खारवेल का हाथी गुफा आप सबको पता है, हाथी गुफा शिलालेख आपने पढ़ा होगा अशोक के टाइम पे हाथी गुफा शिलालेख के बारे में। तो हाथी गुफा शिलालेख है, इसमें कहा गया है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था और बृहस्पति मित्र को पराजित किया था। बृहस्पति मित्र भी पुष्यमित्र शुंग का पौत्र था, तो उसको पराजित किया था, इसलिए उससे युद्ध हुआ था खारवेल से। ठीक, उसके बाद अगला यशोमेघ यज्ञ। तो यशोमेघ यज्ञ भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि था उसका, तो यशोमेघ यज्ञ के बारे में भी हम लिखेंगे। तो यशोमेघ यज्ञ अयोध्या के शिलालेख से यह पता चलता है या ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 यशोमेघ यज्ञ किए थे। तो 2 यशोमेघ यज्ञ किए थे, ये बात कहाँ से पता चलता है, वो हमें पता चलता है अयोध्या के अभिलेख या शिलालेख से। ठीक है, उसके बाद यशोमेघ यज्ञ किए थे। यज्ञों के द्वारा पुष्यमित्र शुंग ने प्राचीन वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित किया। उसके बाद मालविकाग्निमित्र में केवल एक यज्ञ का उल्लेख है। देखो एक और बुक है मालविकाग्निमित्र, इसमें सिर्फ एक यज्ञ के बारे में ही उल्लेख मिलता है, लेकिन पंतजलि ने महाभाष्य में पुष्यमित्र के यज्ञ का उल्लेख किया है। तो पंतजलि जो है उनने महाभाष्य जो लिखा था उसमें 2 यज्ञ के बारे में बोला है। इस यज्ञ में संभवतः पंतजलि पुरोहित हैं। ठीक है, पंतजलि जो है ये पुरोहित थे। उसके बाद पहला यज्ञ पाटलिपुत्र को यूनानियों के आक्रमण से मुक्त कराने के उपलक्ष्य में किया था। तो पहला यज्ञ कब हुआ था, तो जब यूनानियों का आक्रमण से मुक्त कराने के बाद पहला यज्ञ किया गया था। दूसरा यज्ञ पुण्यार्थ किया गया था, मतलब क्योंकि पुष्यमित्र के दूसरे युद्ध का विवरण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये भी बोलते हैं कि उसने सिर्फ एक ही यशोमेघ यज्ञ कराया था। ठीक, ये हो गया यशोमेघ यज्ञ के बारे में। अब हम देखेंगे छठा नंबर है बौद्धों के प्रति, सॉरी यहाँ पे बौद्ध होना चाहिए, आपको यहाँ लिख लेना है बौद्धों के प्रति। ठीक है, बौद्धों के प्रति, बुद्ध जो थे, बौद्ध लोग जो बौद्ध धर्म मानते थे उनके प्रति नीति थी। बौद्धों लिखा गया है, सॉरी, तो यहाँ लिखना आपको बौद्धों के प्रति नीति। तो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने यशोमेघ यज्ञ वैदिक परंपरा में थे, मतलब किए थे।
यह ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल था। ये जो पुष्यमित्र शुंग का जो टाइम था, उस टाइम ब्राह्मण धर्म बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था, इसलिए उसे ब्राह्मण धर्म का उत्थान का काल भी माना जाता है। इस उत्थान का कारण यह था कि ब्राह्मणों ने देश और समाज की रक्षा की थी। तो भाई ये कारण ये भी था कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और उसने ही देश की रक्षा की थी बाहरी आक्रमणकारियों से, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो बौद्ध धर्म जो मानने वाले थे, जो राजा थे, उनके प्रभाव के कारण, मतलब अहिंसा के प्रभाव के कारण निष्क्रिय रहे थे, मतलब कि वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, इसलिए इसमें वो पीछे थे और ब्राह्मणों ने इस देश को बचाया था। तो अतः स्वाभाविक है कि बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी कहा गया है। तो इसलिए बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है, उसमें पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी कहा गया है। ठीक, ये हो गया पूरे बात। अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो आप निष्कर्ष में एक हेडिंग डालेंगे, निष्कर्ष, और फिर आप यहाँ लिखेंगे कि पुष्यमित्र ये था, उसने इसको मारा। जब शुरू से अंत तक जो भी मैंने आप सबको बताया, जो भी आपने देखा, उसको फिर से आप एक पेज में शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सारांश टाइप से, सारांश। ठीक है, सारांश आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक निष्कर्ष में वही लिखना है, सारांश जो आपने पूरा 4-5-6 पेज में लिखा, उसको एक पेज में फिर से आप शॉर्ट में मेन बात या मोटी मोटी बात को आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप अपना आंसर दीजिएगा और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो भाई आप सब जितना भी आंसर देंगे, अगर सटीक आंसर वहाँ देना नहीं होता, आप सबको वहाँ पे सटीक आंसर के साथ साथ पूरा पेज भी भरना होता है। तो ये आपका आंसर देने का तरीका होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो एक कमेंट भी कर दें कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक करके भी जाएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।